1857 का रिवोल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियंस ने इस रिवोल्ट के बाद मोटिवेशन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। इसी से फ्यूचर के नेशनलिज्म के मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किए, नेशन फाइटिंग में रहा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है इसका, इसको आपको याद रखना है और समझना है। तो याद रखिए 1857 का रिवोल्ट जब हुआ तो जाहिर सी बात है एक सिपाही म्यूटनी बोली जाती है। बट इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को ये लग गया कि इंडिया आज भी वो इंडिया नहीं है जो वो देख के गए थे, बना के गए थे। आज इंडिया यूनाइटेड है, आज इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ रहते हैं और एक कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं। वो कॉज है हमारी कंट्री से इन सबको भगाना। किनको? ब्रिटिशर्स। तो ये पहला एफर्ट था और ये एफर्ट ऐसा नहीं एक दिन में आ गया। इस एफर्ट के लिए बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हमारे सामने थी। उसके बाद ये चीज हमारे सामने आई। ऐसा नहीं कि एक झटके में रिवोल्ट हो गया, कई ऐसी चीजें थी जिससे इंडियन डिससेटिस्फाई हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। आइए 1857 के रिवोल्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1857 का रिवोल्ट पहली बार जब स्टार्ट हुआ तो इसके रूट देखा जाता है, मूवी बन चुकी है मंगल पांडे पे, आमिर खान ने भी बनाई है और कई मूवीज पहले भी मंगल पांडे पे हैं, तो आप उसे देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें, आपको चीजें पता चलेंगी। पंडित थे मंगल पांडे जी। पहली चीज तो इनको सबसे पहले ग्रीस कारतूस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इन्होंने अपने ब्रिटिश एजेंट को मार दिया था। 29 मार्च 1857, याद रखिएगा, बैरकपुर रेजिमेंट था बंगाल का, वहां पे थे। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है किस रेजिमेंट के थे? बैरकपुर रेजिमेंट के थे बच्चों। और ये कहां पर है? बंगाल में है। तो ये बेसिक आप मत भूलिएगा। पहली स्पार्क बैरकपुर में आई 1857, 29 मार्च, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को मार दिया। उसके बाद दोबारा से सबसे इंपॉर्टेंट 10 मई को सेम काम 3rd नेटिव रेजिमेंट के लोगों ने मेरठ में किया, रिवोल्ट कर दिया ग्रीस कारतूस के लिए। तो इनको जेल में बंद कर दिया गया ट्रायल के लिए और इसके बाद इनको उसी रात जो बाकी आर्मी मैन जो फ्री थे उन्होंने इन्हें छुड़ा लिया, अंग्रेजों को मार दिया और दिल्ली की तरफ मूव करने लगे। देखिए आज भी हम ट्रस्ट कर रहे थे मुगल एम्पायर पे, तो जब हम मूव कर रहे थे तो हमने कहा कि हम फिर से बादशाह बना देते हैं मुगल्स को और उन्हीं के साथ हम रूल करेंगे, तो वही वो करते हैं। ये बेटा मंगल पांडे के फोटो और ये उनके लिए एक उनकी रीजनल लैंग्वेज बलिया वगैरह में लिखी पोएम है, शायरी टाइप की, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो, ना कोई इशू नहीं। इसके बाद बेटा आता है कि वो रिवोल्ट उन्होंने स्टार्ट कर दी। 11 मई को दिल्ली पहुंचे, वहां से फिर फाइटिंग स्टार्ट हो गई, वर्ल्ड वाइड ये स्पार्क फैल गई। अब आता है रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुई। भैया अनहैप्पीनेस थी बहुत सारी, बैरकपुर से स्टार्ट हुई, वर्मा जाने से मना किया। सी का मतलब क्या था? हिंदू। सी पास करने को अपने कास्टिज्म से बाहर मानते थे और भाई सोसाइटी से तो बाहर कोई रह नहीं सकता। अगर ब्रिटिशर्स की फॉलो करते थे तो अपनी इंडियन सोसाइटी से बाहर हो जा रहे थे, तो इन्होंने मना किया। उसके बाद भी जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया 1856 में। इसने ये कह दिया कि जो भी आर्मी में रिक्रूटेड है वो ओवरसीज भी जाएगा, भले वो कोई भी हो। और इसके बाद रॉयल एनफील्ड राइफल्स आई, ग्रीस कारतूस थे। कहा जाता है ये ग्रीस कारतूस जो थी इसमें पिग और काउ के फैट यूज किया गया था ग्रीस के लिए, तो ये बहुत प्रॉब्लम थी। अभी एनफील्ड राइफल बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना और इसके चक्कर में ये फ्लैगशिप स्टार्ट हो गए रिवोल्ट की। और भी कई बेसिक रीजन है, उनको भी हम देख लेते हैं। बेसिक रीजन जाहिर सी बात है रिलीजियस भी हैं। देखिए आपको हमने बता दिया ना, जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए। सती विडोरी मैरिज, एजुकेशन सब लाए, इंग्लिश एजुकेशन लाए। उसके बाद लेक्सी लॉ की एक्ट आया जिसमें क्रिश्चियंस को मौका मिल गया कि वो किसी को अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो अपनी पूर्वजों की संपत्ति को अपने पास रख सकता है, बाकी नहीं रख सकते। तो और दूसरा आर्मी में भी लोग रहने लगे, तो इन्हें लगा कि ये रिलीजन को हमारे खतरे में डाल के क्रिश्चियनिटी में हमें कन्वर्ट कर देंगे। पॉलिटिकल कॉजेस थे, ब्रिटिश ने एक्सपेंशन बहुत किया, बहुत कुछ किया, नवाब जमींदार ये सब आ गए, इनसे अनफेयर पॉलिसीज स्टार्ट हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स में प्रॉब्लम आने लगी। देखिए जब ये आए तो इन्होंने इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को खत्म करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ, जो लैंड था फार्म लैंड बेटा उस पर इम्पैक्ट बढ़ गया, उस पर लोड बढ़ गया। हाल 10 लोग खेती करते थे बेटा, 10 लोगों के लिए यहाँ पैदा होता था, अब 100 लोग इसी पे काम करेंगे, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा। वर्क आपके पास है नहीं तो आप जॉब ग्रोथलेस वर्क कर रहे हो, उसका कोई फायदा होता नहीं। ट्रेड एंड कॉमर्स बंद कर दिया, नवाब सारे गए, राजा सारे गए, तो जो आर्टिशियंस थे जो सोने की कमीज बनाते थे, कवि थे, पोएट थे, आर्की क्राफ्ट्स का काम करते थे, कोई यूनिक चीज बनाते थे, अब उनको ब्रिटिशर्स को खरीदना नहीं चाहते, वो खरीदेंगे तो लो प्राइस पे उतना वो दे नहीं सकते थे। तो बहुत सारा हुआ ब्रिटिश एक्सपेंशन जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद अवध को एनेक्स किया बिना किसी कारण के,
लोगों के इंटरेस्ट गए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बुरा आ गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट और एनेक्सेशन के बाद कई सारे रूलर्स थे, बहादुर शाह से कहा गया कि आपके बच्चे रेड फोर्ट से बाहर जाएंगे और आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, कुतुब मीनार के पास, और प्रिंस कहलाएंगे। पेशवा बाजीराव सेकंड, नाना साहब, इन सबको पेंशन देने के लिए इन्होंने मना कर दिया। ये पेंशन है बेटा, पर्सन नहीं। इसका इकोनॉमिक फैक्टर और इतने सारे रिफॉर्म्स, टैक्सेशन, रेवेन्यू सिस्टम और इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट्स और ट्रेड को ख़त्म करने की पूरी कोशिश, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिससेटिस्फैक्शन का। और ये डिससेटिस्फैक्शन जब इन्हें मिलता है तो इनको बुरा लगता है। इसके बाद 3 बेटा बहुत मेजर रिवोल्ट के कारण थे, इनको आपको याद रखना है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई कई लोगों को। तो ये एक ऐसा रिवोल्ट का कारण था जो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप देखेंगे। देखिए, पहले इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट डाला बंगाल में, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। अब इन सेटलमेंट से मैंने आपको पहले बोला, मान लीजिए लैंड कॉस्ट है हमारा, अब इस पे आप जितना भी प्रेशर डालेंगे तो वो किसको पता चलेगा? आर्मी में। और आर्मी में कौन है? पेजेंट्स के ही बच्चे हैं। तो किसान को ही आपने वर्दी पहना दी, तो किसान के साथ अगर कुछ बुरा होगा तो किसान को तो पता चलेगा ही बेटा, और जब उसे पता चलेगा तो उसे हर्ट होगा। यही सारी चीजें थी, ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, बहुत सारी इश्यूज चल रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, और इससे ये लगा कि भैया इनका पार्टिसिपेशन सही नहीं है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। मिलिट्री फैक्टर, इंडियन सोल्जर्स कितनी भी मेहनत कर लें, पर जो ब्रिटिश आर्मी के लोग थे वो इन्हें बहुत इन्फीरियर देखते थे, सैलरी कम थी, प्रमोशन नहीं होता था, इनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि भैया ये अच्छा नहीं है, तो इससे बढ़िया है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है तो छोड़ दें। वेल्लोर म्यूटिनी बेटा 1857 से पहले 50 साल पहले हो चुकी थी, तमिलनाडु में हुई थी 10 जुलाई 1806 में। इसमें भी इसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रूटली सरप्रेस कर दिया था, पर ये 1857 के रिवोल्ट से पहले होने वाली एक पहली मेजर रिवोल्ट थी जो आपके सामने रहेगी। तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, यहीं से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके से यहीं से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 मेजर कॉज एक तरह से थे लैंड रेवेन्यू के, ये भी हमारे काम आए। अब रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुई, मैंने आपको जैसे बताया, 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह को बादशाह बना दिया, पूरा बंगाल आर्मी रोज हो गए, मद्रास आर्मी ही रॉयल रही वहां पर। रिवोल्ट नॉर्थ इंडिया में पहुंचा, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में, पर साउथ इससे बिल्कुल इफेक्ट रहा और पंजाब बंगाल बहुत कम अफेक्टेड हुआ। इसके बाद ये राइजिंग सोल्जर्स की थी, इसके बाद सिविलियन पॉपुलेशन भी जुड़ गई, कई जगह कॉमन पीपुल ने भी लीड ले ली और म्यूटनी का कैरेक्टर एक जनरल रिवोल्ट में बदल गया। एब्सेंस ऑफ एनी लीडर था, कोई इसके रैंक का नहीं था, ट्रेडिशनल लीडर्स इंडियन सोसाइटी के थे और फ्यूडल चीफ्स इन्होंने ही लिया। दिल्ली में कोर्ट ऑफ सोल्जर्स बख्त खान ने क्या, ये सिपाही लीडर्स, बरेली में रियल पावर उनके हाथ में थी। रिवोल्ट में कुछ पेबलियन लीडर्स भी थे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला नेटिव ऑफ मद्रास थे, उन्होंने रिवोल्ट फैजाबाद और अवध में लाया। नाना साहब आजिमुल्ला के साथ मिले और उसके साथ इन्होंने तात्या टोपे मिले, इन्होंने भी रानी के साथ मिलकर कैप्चर किया। नाना साहेब को भी इसमें जुड़े। उसके बाद बेगम हजरत महल भी जुड़ी, बिजरिस कादिर भी जुड़े, इनके बेटे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छे से दिखी, बट ये एंड हो गया 58 में। ब्रिटिश लॉर्ड कॉनिंग के अंदर से सरप्रेस कर सका था, पूरी रिवोल्ट इजीली इन्होंने सरप्रेस कर दी। अब देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह थे, भक्त खान इनके नाम पर रूल कर रहे थे। इसके बाद कानपुर में नाना साहेब थे, दोदू पंत बोलते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे बिजरिस कादिर के लिए थी, और मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद से। आराहा में कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर में ये बिहार में थे, ये बेटा जमींदार थे, इनको डिप्लॉयड किया गया था। बरेली में खान बहादुर खान थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनको आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको बेटा चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप यहीं से ये चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलती चली जाएगी। तो एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा बहादुर शाह, जब ये रिवोल्ट खत्म हुई तो बहादुर शाह के जो 3 बच्चे थे उनको शॉट डेड कर दिया गया, खूनी दरवाजे पे लाइन लगा के। तात्या टोपे ही गोरिल्ला वॉरफेयर चलाते रहे 59 तक, बट बाद में उन्हें भी मार दिया गया। जाहिर कॉजेज ऑफ फेलियर, जाहिर सी बात है, सुपीरियर थे ब्रिटिशर्स, लैक ऑफ लीडरशिप। सिपाहियों को ही नहीं पता था कि कैसे लीडरशिप किसको देनी है, फ्यूचर में क्या होना है। लीडरशिप ना होने से लीडरलेस थे, लड़ते गए, चीज़ें एक्सप्लॉइट होती गई। लैक ऑफ यूनिटी, भाई सारे लोग साथ नहीं दे रहे थे, कुछ सिंधिया, होलकर, निजाम, सिख, ये सब ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। तो जनरल ने कहा कि ब्रेक वाटर्स ऑफ स्टॉर्म विच वुड हैव स्वेप्ट अस,
इन्होंने भी कहा कि भाई अगर ये सब ना होते हमारे पास तो शायद हम अभी तक खत्म हो चुके होते। मॉडर्न एजुकेशन मिडिल क्लास को जो दी गई थी, उन्होंने भी कहा कि बैकवर्ड लोगों का है, ये अंग्रेजों को हटाना चाहते, बल्कि अंग्रेज हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने भी साथ नहीं दिया। नॉर्दर्न इंडिया इफेक्ट हुआ इस रिवोल्ट से, 3 प्रेसिडेंसी बंगाल बिहार मद्रास अनइफेक्टेड थी, 6 सोल्जर्स ने भी इस रिवेलियन में पार्ट नहीं लिया। और सबसे मजेदार बात देखिए, सिपाही जिस इमीडिएट कॉज के लिए लड़ रहे थे, ग्रीस कारतूस के लिए, बेटा वही बंदूकें ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एमिनेशन लूटने के बाद यूज कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं देशभक्ति की भी बात थी, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। अगर वो उसके लिए लड़ रहे होते तो शायद इसका यूज ही ना करते। दूसरा बेटा रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने हिला दिया। इनको पता चल गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है। मेजर इम्पैक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, एबॉलिश करा, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, बिगनिंग ब्रिटिश राज का स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डायरेक्टली रूल करने लगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। 1857 में ये लास्ट था कि ये ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना आगे के स्ट्रगल के लिए। वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, सर सैयद अहमद खान ने बिजनौर में जो थे उन्होंने अब सदे बगावत हिंद लिखी, कॉजेस ऑफ द इंडियन म्यूटनी। बेंजामिन डिसरेल ने नेशनल रिवोल्ट बोला, और आरसी मजूमदार हिस्टोरियन थे, इन्होंने नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला। तो इसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मेजर इम्पैक्ट भी पड़ा इसका बेटा हमारे ऊपर। इसके बाद आपको मैंने बता दिया इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से थे, पीछे भी बता चुका बट इधर इन डिटेल है तो आप देख लीजिएगा कहाँ कौन से लीडर कैसे इफेक्ट डाल रहे थे। तो यही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इसका रिवोल्ट चल रहा था उनके लीडर्स के नाम लाइन से लिखे, आप यहीं से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह, फिर जनरल भक्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महज बिस्मिल काजी रहमतुल्लाह, कानपुर में नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बेटा कुंवर सिंह, अमर सिंह, राजस्थान में जयदयाल सिंह एंड हरिदयाल सिंह, फरुखाबाद में तुफजल हसन खान, असम में कनपरेश्वर सिंह एंड मनीराम दत्त बुरहा, उड़ीसा में बेटा सुंदर शाही एंड उज्जवल शाही। आपको नहीं पता तो कुछ फैक्ट्स और आपको मैं रिवोल्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। जब ये बेटा रिवोल्ट हो गई तो इसका डिस्कशन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में भी किया गया। बेंजामिन डिसरेल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में पूछा, इज इट अ मिलिट्री म्यूटनी और अ नेशनल रिवोल्ट। कार्ल मार्क्स ने इन द समर ऑफ 18 एक्सप्रेस द सम डाउट इन द पेज ऑफ न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून व्हाट ही कंसीडर मिलिट्री म्यूटनी, ही रोट इट इज अ ट्रू और नेशनल रिवोल्ट। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से चलते रहे। अकॉर्डिंग टू मार्किस हिस्टोरियन 1857 वाज द स्ट्रगल of the soldier peasant democratic combined against foreign as well as feudal bondage। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइस क्रिश्चियन एंड टीयर होम्स was the conflict between civilization and the barbarism also forwarded। जब आप मेंस में पूछा जाए इट्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट, तो आप ये सारे थिंकर्स वहाँ पे यूज कर सकते हो, ये आपको हेल्प देंगे। इसके बाद बेटा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आई। आपको पता है 1857 की जब रिवोल्ट हो गई तो हमें इन्हें पता चल गया कि भाई इंडिया में डिससेटिस्फैक्शन है, कोई नेचर में पार्टी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, एक नेशनल कांग्रेस बनाते हैं 1857 के रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। तो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है जिससे फ्यूचर के कोई रिवोल्ट ना हो। तो सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने इसे बना दिया बाद में। इसके बाद बेटा मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसके क्वेश्चंस है, इतना याद रखिएगा। दूसरा इसका इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया, डिवाइड एंड रूल। बेटा ये एक थ्योरी ले आए, आप डिवाइड एंड रूल करेंगे। ये आप क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम को अलग अलग रखेंगे, उनके गेंस ऐसे रखेंगे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। यही रीज़न है 1857 के रिवोल्ट के बाद इनकी डिवाइड एंड रूल ने 1946 में इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न करा दिया। तो एक बहुत मिजरेबल कंडीशन बनी। दूसरा, अब आर्मी में रेशियो बदल दिया गया आर्मी का, पहले 1/10 चलता था, अब इसको छोटा कर दिया गया। हर एक इंग्लिश ऑफिसर कम आर्मी मैंस पे रखा गया। दूसरा, इन्हें एमिनेशन और आर्टरी से काफ़ी हद तक दूर रखा गया। जो लॉयल्स है उनके लिए भी क्या, जो नॉन लॉयल्स है उनके लिए भी क्या, ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी, उनको ज़्यादा मोनोपोली नहीं देना चाहती थी, और उनकी नंबर्स भी इसने घटाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे काम भी इन्होंने इसीलिए स्टार्ट किए ताकि वो अपने मूवमेंट को ईजिली रन करा पाएँ। तो क्या होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपना मूवमेंट ईजिली रन करा लेंगे, बट कभी कभार हम गलती कर जाते हैं और हमारा मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो इंग्लिश के साथ भी यही हुआ, इन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके चक्कर में इनका मूवमेंट पूरी की तरह से ख़राब हो गया, और वो हो गया। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस भी आपसे मैंने कहते ना बहुत सारे हैं। तो पहला, विच रिवोल्ट वाज द फर्स्ट हैपेंड। तो इसमें बेटा एक थी पकाई विद्रोह, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पकाई विद्रोह या पकाई रिबेलियन पढ़ लीजिएगा। 1857 रिवोल्ट के बारे में फिर क्वेश्चन है।
कि ट्रेडिशनल लीडरशिप के बारे में था और बहुत पुराने मेथड में था, ये भी है। टू ये रिवोल्ट जो थी पहला रिवल एफोर्ट था इंडिपेंडेंस की तरफ, क्रिटिकली एनालाइज करिए। इसके बाद 1850 से 8 कैन बी ट्रीटेड एज अ वाटरशेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी आपका 1857 के रिवोल्ट से बाद ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन सबको अगर आप एक बार पढ़ के लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1857 के रिवोल्ट याद हो जाएगी। दूसरा, डायरेक्ट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशर्स ने ले लिया और उसको कंट्रोल करने लगे। तो जब डायरेक्ट कंट्रोल बेटा इनके हाथ में आ गया तो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होगा, नो डाउट। अब इंडियंस को ही लगने लगा जैसे ब्रिटिश सिटीजन्स को वहाँ की गवर्नमेंट सारे बेनिफिट्स देती है वैसे हमें भी देगी। यहीं सर भ्रम टूटना स्टार्ट होगा एजुकेटेड इंडियंस को, उन्हें समझ में आ जाएगा कि अपराइजिंग बिल्कुल गलत नहीं थी। सिविल रिबेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग बेटा अगला चैप्टर होगा जो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे अगले लेक्चर के लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप डिसलाइक करना चाहते हैं, प्लीज़ डिसलाइक करें, पर कमेंट बॉक्स में रीज़न ऑफ डिसलाइक जरूर लिखें। हम कोशिश कर रहे हैं आपको जीस्टिंग में चीज़ें देने के लिए, लेक्चर लेंथी ना हो और आपको समझ में आए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।